हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, मैं अभिषेक कुमार। ज्योग्राफी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर मैं दोबारा एक वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वर्ल्ड मैप पे एक अलग ही पहचान रखता है। प्लस ये अपने रिसोर्स प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। तो चलिए इसके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम चर्चा करेंगे, जिससे हमारे एग्ज़ाम के जो सवाल हैं वो ईज़िली हम हैंडल कर पाएँ। तो हम ऊपर ऊपर से देखेंगे। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप है। हम देख सकते हैं कि ऊपर मेडिटेरियन सी है, उसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, ईस्ट में इंडियन ओशन है, और ऐसे ये 3 से 4 तरीके से, 4 तरफ से ये ओशन से और एक तरफ यूरोप और एशिया से घिरा हुआ है। तो चलिए इसके बेसिक पॉइंट्स को हम नोट डाउन करते हैं। देखिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है ये 6% ऑफ टोटल सरफेस एरिया अर्थ के हैंडल करता है, लेता है, और 20% ओनली लैंड एरियाज को एक्वायर करता है। आगे हम बढ़ते हैं तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को मदर ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स भी कहा जाता है। क्योंकि अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिस्ट्री पे जाएं और प्लेट टेक्टोनिक चैप्टर को ध्यान से पढ़ें तो हम देखेंगे कि जो जितने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो अलग हुए हैं। आज जिस तरीके से अपने स्थिति में है वो कहीं ना कहीं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड थे और उससे अलग हो रहे हैं, जबकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वो अपने आप में वही है। इसलिए इसे मदर ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा पुराना है। उसके साथ साथ अगर इसके डेमोग्राफिक डिविडेंड या उसके डेमोग्राफिक पे देखा जाए तो नाइजीरिया पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा कंट्री है, और अल्जीरिया बाय एरिया सबसे बड़ा कंट्री है। जैसा कि हमने चर्चा कर चुके हैं कि अटलांटिक ओशन, मेडिटेरियन सी, रेड सी, इंडियन ओशन के साथ ये अपना बाउंड्रीज शेयर करता है। हम आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं कि मेडागास्कर की हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे ये जो हमारे सामने सबसे बड़ा आइलैंड दिख रहा है, इसके बारे में बात ना करें तो ये सही नहीं है। तो चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए हम मेडागास्कर के बारे में बात कर सकते हैं। आपने कार्टून में इसका नाम सुना होगा, मेडागास्कर, है ना? तो वैसा ही ये कार्टून जैसा ही ये अपने लैंड एरिया के मामले में चारों तरफ से सी से घिरा हुआ है। बहुत रिच कंट्री है बाई कल्चर। उसके बाद हम अफ्रीका के सहारा हाईलैंड्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अफ्रीका को कुछ 6 भागों में बाई डायरेक्शन उसको बांट लेते हैं, क्योंकि हमें जिससे पढ़ने में समझने में इजी हो जाए। देखिए, रीजनल ज्योग्राफी को हम अगर अप्लाई करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट 6 भागों में बट रहा है। तो एक एक करके इन 6 भाग जो आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं उस पर हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, उस 6 भाग के अनुसार हमने इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को 6 भागों में बांट लिया है। जहाँ नॉर्थ अफ्रीका है, ये रेड जो दिख रहा है ये वेस्ट अफ्रीका है, बीच में सेंट्रल अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका है और साउदर्न अफ्रीका है। तो सबसे पहले हम नॉर्थ अफ्रीका पे बात करते हैं। नॉर्थ अफ्रीका सबसे अच्छा फंक्शन क्या है कि ये मेडिटेरियन सी और यूरोप से जुड़ा हुआ है। यहाँ से यूरोप बहुत ही ज़्यादा पास है। और एक हम स्ट्रिट देखते हैं ये बीच में, जहाँ मैंने एक मोरक्को और स्पेन के बीच में ये स्ट्रिट दिख रहा है हमें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रिट है, जिसको जिब्राल्टर स्ट्रिप भी कहा जाता है। यहाँ बहुत कम दूरी है स्पेन और अफ्रीका के बीच में। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। यहाँ हम कैनरी आइलैंड्स को भी देखते हैं। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है कैनरीज आइलैंड, ये एक्चुअली अभी स्पेन के कब्ज़े में है, पर बाई कॉन्टिनेंटली ये अफ्रीका में रिले करता है। तो चलिए हम देख लेते हैं ऊपर ऊपर से अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। इसमें अल्जीरिया आता है, कैनरी आइलैंड्स आते हैं, इजिप्ट आता है, लीबिया आता है, मोरक्को आता है। जैसे कि हम अगर मैप के अनुसार देखें तो ये देख सकते हैं ये वाला भाग, जहाँ ये मोरक्को है, अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, नाइजीर है, उसके बाद वेस्ट सहारा है। ये सब कंट्रीज़ नॉर्थ अफ्रीका में
रिले करते हैं। तो हम नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका की भी बात कर लेते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसमें आता है, साथ में जिबूटी, इथोपिया, सोमालिया जैसे कंट्रीज आते हैं, है ना। ये अरेबियन सी से इनकी बाउंड्री टच होती है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? जैसे कि हमने राइनोसोरस को देखा होगा, उसके हॉर्न है, एक बहुत बड़ा सींग आता है। उसी तरीके से सोमालिया जो कंट्री है, ये अरब सागर जो है अरेबियन सी से मिलता हुआ, ये हॉर्न की तरह खड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ईस्ट अफ्रीका की क्या विशेषताएं हैं। ईस्ट अफ्रीका जैसे कि हम देख सकते हैं, ये रेड सी से कनेक्टेड एरिया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से मोजाम्बिक तक इसका एक्सपेंशन देख सकते हैं हम। जैसे ये देख सकते हैं, हमने देखा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये साइड में मोजाम्बिक है, इस सदर्न साइड में, ये ईस्ट अफ्रीका में हम गिन रहे हैं इसको, है ना। इसमें बहुत सारी कंट्रीज जैसे मॉरिशस आ जा रही है, जिसको हम आइंदा सेशल्स आते हैं, साउथ सूडान आता है, जिम्बाब्वे आता है ना, केनिया आता है। क्रिकेट में हमने नाम सुना होगा सेशल्स का। हम इंडियन हम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सुनते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। उसके बाद हम सेंट्रल अफ्रीका पे आते हैं। सेंट्रल अफ्रीका एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें अफ्रीका की बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज आती है। जैसे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ गया, सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका आ गया, चाड आ गया, अंगोला आ गया, कॉन्गो आ गया, ये सब कंट्रीज आती हैं। हम मैप में देख सकते हैं, हमारे राइट हैंड साइड में एक मैप है जो सेंट्रल अफ्रीका को दिखाता है। इसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो अटलांटिक ओशन से मिलता है, या हम पॉइंट्स में देख सकते हैं। मिडिल एकदम बीच में पड़ता है, इसलिए सेंट्रल अफ्रीका में गिना जाता है। बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका में बोत्सवाना, नाम्बिया, साउथ अफ्रीका जैसे रिच कंट्रीज आते हैं। एक हम लास्ट में सबसे अच्छा नाम देख रहे हैं, स्वाजीलैंड। अब भाई ये स्विट्जरलैंड से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्वाजीलैंड एक ऐसा लैंड लॉक कंट्री है जो अफ्रीका के मिड में, बीच में पड़ता है। ये अफ्रीका से ही आज़ाद हुआ है। ये दो कंट्री टुकड़े हैं अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर ही। ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन पॉइंट भाई में बहुत छोटा है बाई कंट्री, लैंड लॉक्ड है। अगर पूछा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका में ऐसी कौन सी कंट्री आती है भाई जो लैंड लॉक है, तो ये स्वाजीलैंड ही हो सकता है। तो चलिए वेस्ट अफ्रीका पे बढ़ते हैं। वेस्ट अफ्रीका अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है, क्योंकि इसका जो लोकेशन है वो 100 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे अगल बगल है। इसके अंदर लीबिया, सोमालिया, नाइजीर, बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, टोंगो, ये सब कंट्रीज आती हैं, जहाँ हम देख रहे हैं ये माली है, नाइजीरिया है, घाना है, ये सब कंट्रीज़ को हम देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने सेक्शन वाइज तो हमने बांट के देख लिया, पढ़ लिया अफ्रीका को। तो चलिए हम उसके मेजर फिजिकल डिविजन्स पे देखते हैं। भाई फिजिकली उसको कैसे बांटा जा सकता है। इसको तो हमने पॉलिटिकली बांट के देख लिया कि भाई ये फलाना फलाना कंट्री आती है। अब ज्योग्राफी के अनुसार हम फिजिकली बांट के देखते हैं। तो इसको फिजिकली 5 भागों में बांट सकते हैं प्लेट्यू में, क्योंकि अफ्रीका में फोल्ड माउंटेन्स पाए जाते हैं, तो सीधे सीधे हम फोल्ड माउंटेन्स लिखते हैं। डिज़र्ट है बहुत बड़ा, सहारा डिज़र्ट का आपने नाम सुना होगा, सबसे हॉटेस्ट, सबसे बड़ा डिज़र्ट अर्थ का। उसके बाद रिवर्स हैं, आइलैंड्स हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम प्लेट्यू के बारे में बात करते हैं। प्लेट्यू में हम देखते हैं कटंगा प्लेट्यू है, इथोपिया प्लेट्यू है, इसे हाईलैंड्स भी कहा जाता है बहुत कंट्रियों में प्लेट्यू की जगह पे, है ना। ग्रेट कारो प्लेट्यू है, ब्यू प्लेट्यू है, बहुत सारे प्लेट्यूस आते हैं। इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं मैप। मैप हम देख सकते हैं, ये इथोपिया प्लेट्यू है, जिसे इथोपियन हाईलैंड्स भी कहा गया है। इसे जोस प्लेट्यू जो है ये है, बाई प्लेट्यू इसे है, कटंगा प्लेट्यू यहाँ है, और ये कालाहारी के पास और हाईलैंड्स पाए जाते हैं। इनकी फंक्शन, इसकी स्पेशलिटीज़ क्या है, इसमें फार्मिंग होती है, रिच रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हम इंडिया में भी देखते हैं कि प्लेट्यू आइलैंड्स के प्लेट्यू जो होते हैं वो कोई भी कॉन्टिनेंट के बहुत पुराने भाग होते हैं। तो यहाँ मिनरल्स रिच पाए जाते हैं। यहाँ बहुत जगह कॉपर की खेती कॉपर के माइनिंग होती है, बहुत जगह एग्रीकल्चर होता है, बहुत जगह गोल्ड के माइंस हैं, बहुत जगह डायमंड्स के माइंस हैं। यहाँ हम देख सकते हैं वेजिटेशंस बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ होता है यहाँ इनके
तो चलिए, हमने हाईलैंड्स के बारे में देखा, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यही इम्पोर्टेंट है। और हम माउंटेन्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, माउंटेन्स की स्पेशलिटी में अफ्रीका बहुत नया है क्योंकि यहाँ फोल्ड माउंटेन पाए जाते हैं, और फोल्ड माउंटेन जैसे कि नए होते हैं, और हमारा जो हिमालय है वो भी फोल्ड माउंटेन है। तो क्योंकि हिमालय भी नया है तो ये भी नए हैं बिल्कुल। तो हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं, जैसे और उसके बाद मैप से भी हम क्लियर करते रहेंगे। हमारा पहला है एटलस माउंटेन। देखिए, बात करें एटलस माउंटेन की, तो एटलस माउंटेन पहले लोकेशन देखते हैं। ये मोरक्को में पड़ता है, मेन भाग इसका मोरक्को के अंदर है। मोरक्को और ये जो कंट्रीज है सहारा के नॉर्थ वेस्ट में है सिचुएटेड। यहाँ से यूरोप बहुत पास में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं भाई, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया में ये सिचुएटेड है। ये 2400 किलोमीटर लंबा है इसके रेंजेस, है ना। बाकी हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सहारा के डिज़र्ट के नॉर्थ ईस्ट में, जैसा हम देखा, अटलांटिक सी को टच करता है ना। 4165 यानी 4165 मीटर सी लेवल से ये ऊंचा है। तो बस इतना ही था इस माउंटेन के बारे में। 3 पॉइंट है, डिटेल है, ज़्यादा हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमें एक डिफेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ना कि पीएचडी करना है इस टॉपिक पे। माउंट केनिया के बारे में हम जानते हैं। माउंट केनिया हम देख सकते हैं, जहाँ केनिया कंट्री है उस साइड में ये माउंट केनिया पड़ता है ना। माउंट केनिया को हम देख सकते हैं कि ये माउंट केनिया कुछ लंबे हैं, जैसे 5199 मीटर्स लंबे हैं ये सी लेवल से, है ना। ये सेंट्रल केनिया में लोकेटेड होते हैं। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ भी जनरेट होती हैं, है ना। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट माउंट पीक, जो वेल्कोनो का जो कैन भी, जैसे वेल्कोनो भी कहा जाता है, जैसा हम पिछले लेक्चर में हमने रिवर्स वाले लेक्चर इंटीरियर ऑफ अर्थ वाले लेक्चर में भी देखा है कि जो वोल्केनो होते हैं वो भी जब वो फटते हैं तो अपने साथ जो लावा निकालते हैं, उस लावा के धीरे धीरे जमाव के कारण वो माउंटेन का रूप ले लेते हैं। और बात करें किलिमंजारो की, तो ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पीक है, साथ में ये वेल्कोनो भी है ना। और सबसे अच्छी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी और अफ्रीका की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर नाइल, जिसे हिंदी में नील नदी भी कहते हैं, वो यहीं से ओरिजिनेट होती है। इस सी लेवल से लगभग 5895 यानी 16 मान के चलिए 6000 मीटर की ऊंचाई तक ये है, लगभग लेके चलते हैं। ये बहुत ऊंचा है। हमने माउंटेन्स देख लिया, बस यही 3-4 माउंटेन्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सहारा डेजर्ट के ऊपर में चर्चा करते हैं, क्योंकि भाई अफ्रीका में आए और सहारा ना घूमे तो कैसे हो सकता है। तो ये जो पार्ट हम देख रहे हैं ऊपर में, सहारा डेजर्ट, ये लिखा भी हुआ है। बहुत बड़ा जो पार्ट है, भूभाग है, ये सहारा डेजर्ट के अंदर आता है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इसे टच करती है। तो हम भाई फर्स्ट लाइन ही देखते हैं कि लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, जो 3300 मतलब 33,20,000 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा, लगभग आधा कॉन्टिनेंट, है ना। इसके अंदर जो कंट्रीज आते हैं वो अल्जीरिया आता है, इजिप्ट आता है, टूनिशिया आता है, चाड, मोरक्को, नाइजीर, माली, ये सब सूडान, हाँ, जैसी कंट्रीज आती है। उसके बाद भाई इसकी टोपोग्राफी बड़ी अजीब सी है, अलग सी है। इसके अंदर टीले पाए जाते हैं। हमारे जो राजस्थान के बंधु होंगे वो टीलों से बहुत ज़्यादा परिचित होंगे, है ना। यहाँ टीले हैं, यहाँ प्लेन्स हैं, ये रॉकी भाग है, बहुत वेराइटीज़ ऑफ लैंडफॉर्म पाई जाती है। और उसके बाद हम साउथ डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तो साउथ डायरेक्शन में कालाहारी डेजर्ट पड़ता है, जो नॉर्मल डेजर्ट से थोड़ा कम बालू वाला है, लेकिन इसके फंक्शंस अगर देखा जाए तो ये डेजर्ट ही है। हम कालाहारी डेजर्ट के बारे में बात करते हैं तो ये 3,50,000 स्क्वायर माइल में फैला हुआ है। बोत्सवाना, नाम्बिया, जाम्बिया, अंगोला और जिम्बाब्वे जैसी कंट्रीज में फैला है। इसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि ये डायमंड माइनिंग के लिए वर्ल्ड में फेमस है। आपने कई अफ्रीकन मूवीज़ भी देखी होगी, यहाँ से डायमंड माइनिंग चल रही है। साउथ अफ्रीका के बहुत इंपॉर्टेंट डायमंड माइंस यहाँ सिचुएटेड है। यहाँ बहुत गहरे गहरे माइन भी हैं, जैसे हमने इनर ऑफ अर्थ में पढ़ा कि
हमने साउथ अफ्रीका में 3 से 4 किलोमीटर गहरे डायमंड माइंस के बारे में पढ़ा था, तो ये यही हैं कालाहारी डिज़र्ट एरियाज़ में ही फरते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ कालाहारी जो लोग रहते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। अब ये कालाहारी लोग क्या है? कालाहारी एक जनजाति है, ट्राइबल पीपल है, जो सबसे अपने लाइवलीहुड के मामले में बहुत प्राचीन जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत प्राचीन, बहुत एशियन टाइप जीवन जीते हैं। तो उसके लिए वर्ल्ड में इनको जाना जाता है। तो हमने कालाहारी डेजर्ट के बारे में बात कर लिया है। हम आगे अब आइलैंड्स के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि अफ्रीका के कुछ आइलैंड्स हैं जो जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि उन्हें विदेशी जो राष्ट्र हैं जैसे यूएसए, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे राज्यों का कब्ज़ा है अभी भी, जिसके कारण वो इंडिया और साउथ एशिया जैसे देशों पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेडागास्कर, जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड इन अफ्रीका है। बात कर सकते हैं अफ्रीका और एशिया में भी सबसे बड़ा है ना। उसके बाद मॉरिशस है, रियूनियन और कोरोमोस है, जिस पे फ्रांस का कब्जा है। जो मैंने बताया, वहाँ फ्रांस की नेवी का बहुत इधर उधर जो एक्टिविटीज़ हैं वो चलता है। सेशल्स है, हमने सेशल्स और मॉरिशस के बारे में अभी न्यूज़ में हाल में बहुत सुना है, क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, वो हमारे देश में आए। हमारे लोग भी वहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। तो इस मामले में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 4-5 आइलैंड्स हैं, इसके बारे में आप अपने आप से जाके पढ़ सकते हैं, डीप स्टडी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अफ्रीका के रिवर्स की। तो रिवर्स ह्यूमन लाइवलीहुड का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और जहाँ जहाँ रिवर पाई जाती हैं उसी के आसपास ह्यूमन सेटलमेंट भी पाया जाता है। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से रिवर हैं। जैसे हम पढ़ सकते हैं कि यहाँ नाइल है, कॉन्गो है, नाइगर है, उसके बाद जाम्बेजी रिवर है। कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ नाइल रिवर है, ये जो हम देख पा रहे हैं, ये नाइल रिवर है जो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर बह रही है। उसे जाम्बेजी यहाँ देख पा रहे हैं। कॉन्गो ये सेंट्रल अफ्रीका के आसपास है। तो वैसे ही कुछ नदियाँ हैं। सबसे पहले हम नाइल रिवर के बारे में बात करते हैं। तो नाइल रिवर आप जानते ही होंगे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर है। ये विक्टोरिया लेक से निकलती है, जो कि हमने वापस पढ़ा कि भाई ये जो हमारा वेल्कोनो था किलिमंजारो, उसी के अगल बगल से, क्योंकि किलिमंजारो का जो ग्लेशियर का मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं वो उसको वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि रुवेंजोरी जो माउंटेन है वहाँ से ये निकलती है, विक्टोरिया लेक उसके आसपास है। उसके बाद हम यहाँ एक बड़ी अनोखी चीज़ देख सकते हैं। जैसे हम गंगा के बारे में जानते हैं कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, तो ऐसे कर करके बहुत सारी वेरियस ऑफ रिवर्स कनेक्ट होती हैं, तो एक बड़ी रिवर गंगा का जन्म करती है। वैसे ही यहाँ वाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलकर नाइल रिवर का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ हम देख सकते हैं खार्टूम के पास जो वाइट नाइल है वो ब्लू नाइल में मिलकर नाइल का जन्म देती है। नाइल जो रिवर है हम देख सकते हैं कि वो 3000 किलोमीटर तक चलती है। सबसे खास बात क्या है कि सहारा डेजर्ट के बहुत बड़े पार्ट से होके गुजरती है। अब भाई क्योंकि ये सहारा डेजर्ट के आसपास से होके गुजरती है, तो जो यहाँ की कंट्रीज़ हैं, जैसे लाइक हम एग्जांपल लेते हैं इजिप्ट, उसके वजूद में आने का कारण ही नाइल रिवर है। अगर इजिप्ट ना होता, नाइल रिवर ना होती, तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि उस डिज़र्ट में इजिप्ट जैसा देश भी हो पाता। तो हम इजिप्ट का जो नाइल रिवर है इजिप्ट के लिए एक गिफ्ट के रूप में भी देखा जाता है। इस नाइल रिवर के आसपास कॉटन की कल्टीवेशन होती है, पेट्रोलियम जो बहुत निकलते हैं, इरिगेशन है। यहाँ एक आसवान डैम है, एंड बहुत सारी सिटीज़ का है, जैसे अलेक्जेंड्रिया, बहुत सारी सिटीज़ आसपास में स्थित हैं। उसके बाद हम
विक्टोरिया लेक के बारे में बात कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, क्योंकि ये ब्लॉक माउंटेन्स के आसपास जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं उसके बीच में सिचुएटेड है, और बहुत बड़ी, अफ्रीका की सबसे बड़ी एक इसे लेक कहेंगे, क्योंकि यहाँ से हम जानते हैं कि हमारी नाइल रिवर निकल रही है, और ये 3 देशों तंजानिया, युगांडा और कीनिया के बीच में स्थापित है, स्थित है, और बहुत अच्छे पॉलिटिकल रिलेशन के साथ इस लेक का देखरेख किया जाता है। और ये बहुत बड़ी ग्रेट ड्रिफ्ट वैली का भी निर्माण करती है, क्योंकि जहाँ से पानी गुजरता है और माउंटेन्स को काट देता है, तो माउंटेन्स धीरे धीरे ऐसे कटते हुए वी शेप ले लेते हैं, उसे रिफ्ट वैली कहा जाता है। तो चलिए, पढ़ने पढ़ाने का सीज़न ख़त्म, अब हम अपना नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन का दौर चालू होता है। मैं सिंपल क्वेश्चन इसलिए कहता हूँ कि बच्चे भी जवाब दे देंगे इसका, अगर उन्होंने सो के भी सुना होगा इस लेक्चर को तो वो भी जवाब दे देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि भाई मेडिटेरियन का जो गेटवे है उसको किस स्ट्रिप को कहा जाता है, स्ट्रिट को। हमने सबसे फर्स्ट में नॉर्थ अफ्रीका में बात किया था इसका। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो ए है हमारा ऑप्शन, उसको गेटवे ऑफ मेडिटेरियन भी कहा जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं। ये देखिए, ये वाला पार्ट है जहाँ हमारा लेज़र पॉइंट कर रहा है, यहीं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर स्थापित है। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो गुआना, गल्फ ऑफ गुआना है वो कहाँ है? व्हाट इज़ गल्फ ऑफ गुआना? भाई गल्फ ऑफ गुआना ये वाला पार्ट हो गया, गल्फ बना रहा है, जैसे खंबात गल्फ ऑफ खंबात हमारा इंडिया में भी है, वैसे ही ये गल्फ है। तो भाई सिंपली हमने देख लिया, हमने आंसर कॉपी भी कर लिया है, तो वेस्ट कोस्ट पे ये स्थित है गल्फ ऑफ गुआना। थर्ड क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि भाई हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है अफ्रीका में? तो हमने अभी पढ़ा, जहाँ से नाइल रिवर का विलेशन है किलिमंजारो, और सबसे ऊंची चोटी है जिसका लगभग हमने 6000 मीटर नहीं पढ़ा था अभी, उसकी हाइट है लगभग, क्योंकि 5895 उसकी जो हाइट है मीटर, 5895 मीटर ऊंचा है, तो लगभग हम लेके चलते हैं 6000 मीटर ऊंचा है। चलिए, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि पॉपुलेशन के टर्म में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है अफ्रीका का? हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था इसको, इसका आंसर है नाइजीरिया, है ना। और अगर बात की जाए लैंड फॉर्म की तो अल्जीरिया सबसे बड़ा है, और बात की जाए पॉपुलेशन की तो नाइजीरिया सबसे बड़ा है। इतने बेसिक सवाल हमारा यूपीएससी पूछेगा नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ हम बेसिक पे ही अपना एडवांस बिल्ड करते हैं, तो हमें ये सब क्वेश्चन के जवाब दे देना लाजमी है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा हम बेसिक को समझ चुके हैं। तो भाई अब ये टेक्निकल क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट कंट्री बेस्ड ऑन एरिया, भाई कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है? तो हम सबसे ले सकते हैं कि भाई स्मॉलेस्ट कंट्री में, क्योंकि बाकी लैंडफॉर्म को अगर देखा जाए तो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, और अगर हम आइलैंड्स को देखा जाए तो आइलैंड सबसे छोटे कंट्रीज़ में से आते हैं, तो उसमें सेशल्स हमारा सबसे छोटा आइलैंड कंट्री है। तो हम आंसर इसका डी होता है, सेशल्स होता है। यहाँ इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन नेटिव लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना, क्योंकि गिरमिटिया मजदूर जो हमारा ब्रिटिश काल था, वहाँ गिरमिटिया मजदूरों को यूपी बिहार से बहुत ज़्यादा लेके वहाँ बसाया गया था। वहाँ से शुगर केन, कॉटन जैसे खेती की गई थी, और जब आज़ाद हो गए तो वो वहीं बस गए। उसके बाद इनका आगे वंश भरा और ये हमारे इंडियन नेटिव के हो गए। तो सेशल्स और इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है। ये जियो पॉलिटिक्स की बात आ जाती है। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही था।